Good morning, everybody. In this video, we are going to discuss the revision of Chapter 4 of Class 11th Commerce. This is the series of notes and revision. So, let's begin without wasting any time. The name of Chapter 4 is Supply in this particular book, Economics, we are doing right now. So, firstly, we're beginning with some definitions from this particular chapter. These are certain definitions that you are supposed to understand, first of all. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब क्या है प्रोडक्शन वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास जैसे लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर उनको यूज करके एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में आपने कितने गुड्स बनाए उसको अपने बोलेंगे प्रोडक्शन। दूसरा आता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर कितना सामने वाले को दे सकता है, कितना वो सेल करना चाहता है मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पे, उसको आपने बोलेंगे सप्लाई। सिंपल बात है, डिमांड कौन क्रिएट करता है? कस्टमर। तो सप्लाई कौन क्रिएट करता है? प्रोड्यूसर। ये अपने को याद रखना है। फिर थर्ड वाला आता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब प्रोड्यूसर के पास कितना गुड्स अवेलेबल है जो वो बेचने को ऑफर कर सकता है मार्केट में, उसकी एबिलिटी या विलिंगनेस के हिसाब से। मान लो मेरे पास इस समय 1000 प्रोडक्ट्स हैं, तो वो स्टॉक हुआ मेरा। अब मैं 1000 प्रोडक्ट्स बेच सकती हूँ, मैंने अपने स्टॉक में उतने रखे हुए। नेक्स्ट आता है विलिंगनेस टू सेल। क्या है विलिंगनेस टू सेल का मतलब हुआ मेरी बेचने की इच्छा। ठीक है, स्टॉक जो है तभी सप्लाई बन सकता है जब उसको बेचने की मेरी इच्छा होगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपको पता होगा ऑनियन के प्राइसेस बीच में इतने राइज हो गए थे। उसका क्या रीजन था? लोगों ने या जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने उसको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक करते वो चले गए थे, तो मार्केट से ऑनियंस गायब हो गए। तो स्टॉक तो बहुत ज्यादा था लेकिन सप्लाई नहीं था, इसीलिए उसका प्राइस बढ़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू सेल। मेरी काबिलियत कितनी है? मेरे पास जितना मेरे स्टॉक में होगा उतनी मेरी काबिलियत होगी बेचने की। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब एक सेल, एक सेलर या एक फर्म की जो सप्लाई है उसको अपने बोल देंगे इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे उसमें इंडिविजुअल डिमांड था, यहाँ इंडिविजुअल सप्लाई है। नेक्स्ट आता है मार्केट सप्लाई। मतलब ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं सब मिल करके जो सप्लाई दे रहे हैं उनको प्लस करके जो दे देंगे हम, वो हो जाएगा मार्केट सप्लाई। अब यहाँ पर इसका एक पर्टिकुलर टेबल है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई का। प्राइस दिया हुआ है 10-20। ये प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, याद रखना है। डिमांड में प्राइस डिक्रीजिंग में होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा इन फॉर्म्स की सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। आप ध्यान दें, अगर तो सप्लाई बढ़ रहा है तो ये ए का, ये बी का, ये इंडिविजुअल सप्लाई है। फिर जो बाजू में आपको दिया हुआ है ये जो दोनों है ना, ये आपके इंडिविजुअल सप्लाईज हैं। जो यहाँ दिया हुआ है ये आपकी मार्केट सप्लाई है। ठीक है, बहुत इजी है। इसके जो कर्व्स हैं वो बना दिए हैं इन्होंने। यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है? प्राइस। और एक्स एक्सिस पे दिखाया है उन्होंने सप्लाई। सिंपली डिमांड दिखाते समय हम एक्स एक्सिस पे डिमांड दिखाते थे, यहाँ तो प्राइस हमारा कांस्टेंट है ही, और पॉइंट्स को प्लॉट ऑन कर दिया। ये ए का है और ये वाला बी का है। दोनों को मिला करके जो बन जाता है वो किसका बन जाएगा? मार्केट सप्लाई का। ठीक है, बहुत इजीली। चलो आगे बढ़े। स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, स्टॉक का मतलब हमने समझ लिया है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास टोटल अवेलेबल गुड्स हैं या अवेलेबल जो हमारे पास अमाउंट है वो स्टॉक है। सप्लाई का मतलब क्या? ये स्टॉक जो है स्टॉक का ही एक पार्ट है। कौन? सप्लाई। स्टॉक से ज़्यादा हम सप्लाई नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 1000 यूनिट का स्टॉक है तो मेरा सप्लाई लिमिटेड रहेगा उसी स्टॉक तक। ठीक है, तो स्टॉक जो है जो हम बेचना चाह रहे हैं या हम हमारी बेचने की क्षमता है उस पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पे, उसको बोल देंगे सप्लाई। अवेलेबल स्टॉक जो है वो बताता है कि हमारी एबिलिटी टू सेल कितनी है। स्टॉक की डेफिनेशन है कि जो स्टॉक हमें बताए कि हमारी कितनी एबिलिटी है, कितनी काबिलियत है बेचने की, वो स्टॉक है। एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों होने चाहिए उस स्टॉक को सप्लाई में बदलने के लिए। एबिलिटी तो है ही, मान लो मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं। विलिंगनेस नहीं है कि जाने दो अभी प्राइस कम है मैं अभी सप्लाई नहीं करूंगी, तो वो सप्लाई नहीं बन सकता, फिर वो स्टॉक ही रहेगा। विलिंगनेस होना चाहिए उस प्राइस पे और उस टाइम पे, तो वो क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगा। इसका फॉर्म एग्जाम्पल है, मान लो मेरे पास 500 पैकेट्स हैं और ट्रेडर खाली 300 पैकेट्स बेचना चाह रहा है, तो सप्लाई कितना हो जाएगा? 300 पैकेट्स हो जाएगा। स्टॉक कितना हो जाएगा? 500 पैकेट्स। यहाँ पर बात याद रखनी है कि सप्लाई हमेशा स्टॉक से कम रहेगा, कभी ज्यादा नहीं हो सकता।
सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स को एक बार देखें, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे मेन चीज है वो है आपका प्राइस। जैसे डिमांड में था जैसे ही यहाँ पर भी है सप्लाई में। दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं, एक है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये कितने प्राइस पे आपको मिले वो भी सप्लाई को आपको अफेक्ट करेंगे। उनका टेक्नोलॉजी का लेवल और उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने अभी बताया ना, मान लो मैं बोल रही हूँ मुझे अभी नहीं बेचना क्योंकि अभी प्राइसेस कम है और मैं सोच रही हूँ आगे चल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो अभी मैं स्टॉक को स्टॉक ही रहने दूंगी, सप्लाई नहीं करूंगी। और फाइनल कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि नंबर ऑफ फर्म्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेचुरल कंडीशंस, लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म्स और लीगल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे डिमांड फंक्शन था, डिमांड फंक्शन हमको डिमांड और प्राइस के बीच में बता रहा था, सॉरी डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में बता रहा था। यहाँ पर ये सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में बताएगा। सप्लाई फंक्शन को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो कैसे लिखते हैं हम उसको, एस एक्स इज इक्वल टू एफ का, एस एक्स मतलब सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ का मतलब है फंक्शनल नोटेशन, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, टी का मतलब है लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, पी एफ का मतलब है फैक्टर के प्राइजेस, पीई का मतलब है एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस और लास्ट वाला यू का मतलब है अदर फैक्टर्स। यहाँ पर भी आपके 5 फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। मूविंग ऑन, लॉ ऑफ सप्लाई देखिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? जैसे ही प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। यहाँ पर उल्टा है, जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होगी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और जैसे प्राइस डिक्रीज होगी सप्लाई भी नीचे चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ हमें अगेन अज्यूम करना है कि बाकी के फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, जो सप्लाई के अदर फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट हैं। प्राइस और सप्लाई के बीच में इस हिसाब से एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस के बीच में एक नेगेटिव था, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यहाँ पॉजिटिव है। अजम्पशंस देखिए इसके, सबसे पहले जब हमने 5 चीजें पढ़ी ना, पहला तो ये कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्रेवलेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है, कंपटीशन उतने का उतना ही रह रहा है, फ्यूचर प्राइजेस के लिए हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो है ही नहीं, हमने इग्नोर कर रखे हैं, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, नेचुरल फैक्टर्स हो गए, वो सब कांस्टेंट है, ऐसा मान के चलना है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। सप्लाई का शेड्यूल और डायग्राम ऑफ सप्लाई देखिए। जो आपके प्राइजेस हैं वो अगेन यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे, तभी भी सप्लाई आपकी बढ़ती चली जाएगी। प्राइस देखिए 50, 60, 70 हो रहा है और सप्लाई भी बढ़ते चला जा रहा है। अगेन जो आपने ग्राफ बनाया, एक्स एक्सिस पे सप्लाई आएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस आएगा, और उसको प्लॉट कर देंगे। ये एस आपका सप्लाई का डायग्राम है। प्राइस एंड सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो 2 रीजंस हैं कि उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उन दोनों का क्या, क्यों पॉजिटिव रिलेशन है, उसके 2 रीजन हैं। सबसे पहला, सेलर को चाहिए होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जब प्राइस राइज होती है तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखता है और इसीलिए सप्लाई ज्यादा हो जाती है हाई प्राइस पे। दूसरा है, जब प्राइस राइज हो जाती है तो जो अपने स्टॉक को कम प्राइस पे नहीं बेच रहे थे अब वो भी बेचना शुरू कर देंगे, इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है अपने आप। अब आती है आपकी नेक्स्ट पॉइंट, वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यानी जब आप मान लेते हैं कि बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, प्राइस वेरी हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है सप्लाई में। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान दें तो जहां जहां आपकी ये सप्लाई ऊपर जा रही है तो इसका मतलब एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है। ये नीचे आ रही है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है वो। और इसमें अगर हम ध्यान दें इसके शेड्यूल में प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई भी बढ़ रही है एप्पल्स की, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज की बात करें तो इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? जब आपके प्राइस में कोई बदलाव नहीं है लेकिन बाकी की सारी चीजें जब आपके फेवर में होंगी ना, तब आपका गुड जो है वो राइट वर्ड को शिफ्ट करेगा। और जब आपका वो सारी चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप एक और बार ध्यान दो ना, जब आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड जा रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, और जैसे सप्लाई कर्व राइट साइड जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, ध्यान से अगर आप इस लाइन को देखो, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। इस टेबल में अगर हम फिर से ध्यान देंगे तो प्राइस जो है 20 20 20 ही है, फिर भी सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है।
चलो मूविंग ऑन। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई देखिए कौन कौन से हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। सबसे पहला गुड है वो है आपका रेयर गुड्स, जो बहुत कम पाए जाते हैं। ऐसे गुड्स का कोई करंट प्रोडक्शन नहीं होता या प्रोड्यूस होना बंद हो गए हैं, और इसीलिए अगर उनके प्राइजेस बढ़ते भी हैं तो भी उनकी सप्लाई को हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। सेकंड आता है आपके पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रीन वेजीज हो गए, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब बहुत कम टाइम के लिए चलते हैं। इनको हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर कर ही नहीं सकते, और इसीलिए भले इनका प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम नहीं होगा, क्योंकि इनको कोई रख करके बिगाड़ने का काम तो करेगा नहीं। इसीलिए ये जो है इनको प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन और इसीलिए इनको बेचना ही पड़ता है। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिबेटेबल है आज के ज़माने में। डिबेटेबल मतलब इस पे हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या आज भी हम इन पेरिशेबल गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी वैसी है। चलो, प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। मार्केट में कैसे हम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम स्टेबल प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कि एक गुड का क्या प्राइस होना चाहिए जिस पे हम उसको बाय या सेल कर सकें मार्केट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। इस प्रोसेस का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एकदम सेंटर का पॉइंट, ना इधर ना उधर। ऐसे प्राइजेस नॉर्मली मार्केट डिमांड और सप्लाई के इंटरैक्शन से पाई जाती हैं। ये आप अगले वाले ग्राफ में समझ जाएंगे। सप्लाई शेड्यूल और डिमांड शेड्यूल दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, हमको पता है। डिमांड ऐसे चलेगा तो सप्लाई ऐसे चलेगा, और जहां पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, और वही हमारा प्राइस है मार्केट में। ऐसे प्राइस को एज इट इज लिया जाता है परफेक्ट कंपटीशन वाले फॉर्म्स में, और इसको एक सिग्नल की तरह लिया जाएगा कहाँ पर, मोनोपोलिस्टिक और ओलाइजोपॉली वाले मार्केट्स में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम वाला प्राइस है वही लिया जाता है, और इसको एज ए सिग्नल लिया जाता है, यानी इस प्राइस के आसपास फ्लक्चुएट करेगा आपका मोनोपोलिस्टिक या ओलाइजोपॉली में। एक और लास्ट पॉइंट है इसका, मार्शल के हिसाब से मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों आपके मार्केट के इनविजिबल हैंड्स हैं। ये बड़े काम की चीज है, ये दोनों आपके क्या है, मार्केट के इनविजिबल हैंड्स हैं, और बाकी का पूरा प्रोसेस इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता, लेकिन डिमांड और सप्लाई दोनों प्राइस को इफेक्ट जरूर करते हैं। इसका शेड्यूल देखें। ये जो प्राइस दिख रही है आपको, प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो प्राइस है वो प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 हो रही है, और जो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, ये प्राइस नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी डिमांड है। डिमांड जो है वो, सॉरी ये हाँ ये डिमांड है, ये जो है धीरे धीरे घट रही है क्योंकि प्राइस बढ़ रही है। ये जो पर्टिकुलर चीज यहाँ पर लिखी है ये डिमांड है। अगर इसको हम टाइप कर दें यहीं पर, ये जो है ये डिमांड है और कुछ नहीं है। तो ये डिमांड जो है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, और आपका जो सप्लाई है वो धीरे धीरे वापस बढ़ेगा क्योंकि प्राइस भी बढ़ रहा है। एक तरफ आप एसएस को देखेंगे तो एसएस वाला जो कर्व है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे साइड जा रहा है एसएस वाला कर्व, और डिमांड वाला जो कर्व है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट को अपने बोल देंगे हमारा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट जो आप ई वाला पॉइंट देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका। That was the end of this particular lecture. If you enjoyed this, if you thought that this particular content was useful for you, do subscribe the channel and help me reach 1K subscribers. Thank you so much for patient hearing. Have a good day.